Hello students, welcome back to your video classes. Hopefully all of you are doing good at your homes. And student, today we will carry on with our next topic in physics, that is kinetic energy. So kinetic energy क्या होता है बच्चों ना, वो एनर्जी जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होता है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट के मूव करने के वजह से, ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर में एक एनर्जी आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आप लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ओके क्या होता है, देखो डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम लोग, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its motion, by virtue of its motion। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। एग्जाम्पल, ए मूविंग कार, ए मूविंग कार ओके, ए रोलिंग फुटबॉल ओके एक्सेट्रा। तो ये सब जितना जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब हमारे पोर्शन के हिसाब से हमें एक टॉपिक हमारा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का डिराइवेशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी का डिराइवेशन। डिराइवेशन देखो हम लोग किस तरीके से करते हैं। सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कुछ एक वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, सपोज v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि और उसका मास कितना है ना, लेट द मास बी m ओके, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v ओके, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v ओके। तो इसके पास कितना एनर्जी है ये हम कैसे जान पाएंगे ना, हम एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, इसको हम रोकने का कोशिश करते हैं। हम इसे रोकने में जितना वर्क डन करेंगे इसके पास उतना काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, बिकॉज जब ये रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी खत्म, बिकॉज रेस्ट में आ गया, और रेस्ट में आ गया तो उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से होता है, मोशन के वजह से होता है ना, मूविंग बॉडी के पास होता है, बॉडी जो रेस्ट में है उसके पास नहीं होता। तो इस बॉडी के पास जिसका मास m है, ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी होगा। सपोज कर लो x जूल का काइनेटिक एनर्जी, हमें नहीं पता कितना काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, x जूल मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं ना, हम इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करेंगे। उसके वजह से एक यूनिफॉर्म मतलब अगर सपोज कर लो आप साइकिल में जा रहे हो, ब्रेक लगा देते हो तो आपका साइकिल धीरे धीरे रुक जाता है ना। उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा देंगे तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा। अच्छा, रुकेगा तो उसमें रिटार्डेशन भी होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ना और वेलोसिटी बढ़ना, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी घटना। तो उसके पास कुछ एक वेलोसिटी था, फाइनली वो कुछ दूर जा करके रुकने वाला है, बिकॉज हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 ओके। और सपोज कर लो वो रुकते 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 कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ना, s डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं जिसके वजह से एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। सपोज a अमाउंट का रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है ना, वैल्यू a है, अगर साइन के साथ लिखेंगे तो -a। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड, इस बॉडी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी था ना, इट इज इक्वल टू वर्क डन in stopping the body, in stopping the body okay, work done in stopping the body। ठीक है, इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी था वो पता लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि हमें उस पे कितना काम करना पड़ा उसे रोकने के लिए। ठीक है, तो वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओके। ठीक है, अब यहां पर देखो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जिसका सिंबल u होता है उसे हम लोग क्या माने हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है v। ठीक है,
एक्चुअली में इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u होता है, बट आपके बुक के हिसाब से वो v लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। और फाइनल वेलोसिटी जिसका सिंबल होता है v, और यहाँ पर वैल्यू कितना है 0, है ना, यहाँ पर वैल्यू कितना है 0। ओके, अच्छा, तो फोर्स आपको पता है, ठीक है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो और कितना रिटार्डेशन हो रहा है वो आपको पता है, मास आपको पता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अच्छा देखो, इनिशियली वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है s, एक्सेलरेशन कितना है a, यानी कि माइनस a, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और आई कैन से दैट क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू, अच्छा, u स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर डिराइवेशन में इनिशियल वेलोसिटी u का सिंबल क्या लिए हैं v, तो हम यहाँ पर v स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2as, ठीक है। अच्छा, प्लस नहीं होगा, ये माइनस 2as हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, है ना, रिटार्डेशन है तो माइनस a, तो 2 इंटू माइनस a इंटू s दैट इज माइनस 2as। ओके, तो यहाँ से s क्या निकल कर आएगा बच्चों ना, v स्क्वायर बाई 2a, v स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में हम लोग पुट कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v स्क्वायर बाई 2a, a और a कैंसिल हो गया, बचा कितना ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं बच्चों, इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें उस ऑब्जेक्ट को रोकना पड़ेगा, और रोकने में हम जितना वर्क डन करेंगे, वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट s, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम लोग s का वैल्यू निकाल दिया, दैट इज v स्क्वायर बाय 2a, पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्या है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बच्चों? द वर्क डन on a body, the work done by a force, the work done by a force on a body is equal to the change in its kinetic energy, change in its kinetic एनर्जी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोगों को बच्चों डिराइवेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों को डिराइवेशन करना है। द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी लिख लो, ऑन ए मूविंग बॉडी is equal to the change in its kinetic energy। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सपोज कर लो एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, वो सपोज कर लो u मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिए F, जिसके वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ A, ठीक है। जब आप एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दोगे बच्चों, तो एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ेगा, है ना, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज कर लो वो कुछ दूर पहुंचा, ठीक है, s डिस्टेंस सपोज कर लो वो कवर किया, और जब वो यहाँ पहुंचा सपोज कर लो, तब तक उसका स्पीड बढ़ करके कितना हो चुका है, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब वो इतना दूर आ चुका है तब उसका स्पीड बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं। पहले स्पीड कितना है, u मीटर पर सेकेंड,
फिर एक्सेलरेशन हुआ यहाँ तक s डिस्टेंस आते आते उसका स्पीड कितना हो चुका है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा, यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ जितना था और यहाँ जितना है उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। जैसे सपोज कर लो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा ना, इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन a है। तो s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, है ना। s क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग लिख सकते हैं। तो s का वैल्यू, f का वैल्यू कितना है सबसे पहले लिख लो, f इज इक्वल्स टू आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एंड s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ओके। तो वर्क डन कितना हो जाएगा ना, वर्क डन देखो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फोर्स ही तो वर्क करता है, तो जब वो वर्क किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, वर्क किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s की जगह लिख देंगे ये वाला वैल्यू दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 को भी बाहर ले आते हैं दैट इज हाफ m, अंदर क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर which can be written as half mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, और हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ mu स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज k फाइनल, है ना, दैट इज हाफ mv स्क्वायर एंड k इनिशियल will be equal to half mu स्क्वायर, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू k फाइनल हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर की जगह k इनिशियल लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, k फाइनल माइनस k इनिशियल, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं क्या ना, वर्क एनर्जी थ्योरम का डिराइवेशन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का डिराइवेशन लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा, दैट इज लेट अस कंसीडर अ बॉडी विथ मास m moving with an initial velocity u meter per second. A force of F Newton is applied along the direction of motion such that it produces an acceleration of a meter per second square. After covering a distance of s meter, let the speed of the body or velocity of the body changes and becomes b meter per second. Okay, then work done. ये काम किए ना हम, नहीं तो अपने आप इसका स्पीड बढ़ सकता है क्या, नहीं, अपने आप तो नहीं बढ़ सकता, हम फोर्स अप्लाई किए, ये फोर्स वर्क किया और उस वर्क के वजह से इसका स्पीड बढ़ा, इसका वेलोसिटी बढ़ा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सपोज कर लो पहले कितना था ना, 50 जूल का एनर्जी मान लो उसके पास था, फाइनली उसके पास कितना है, सपोज कर लो 100 जूल का एनर्जी, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ, 50 से 100 हो गया, यानी कि 50 चेंज हुआ। तो k फाइनल कितना है 100, k इनिशियल कितना है 50, तो चेंज कितना हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो गया, दैट इज फाइनल k फाइनल माइनस k इनिशियल दैट इज 100 माइनस 50 दैट इज 50 जूल। तो उसका काइनेटिक एनर्जी 50 जूल हुआ है, और वो कब होगा, जब हम उसके ऊपर 50 जूल का वर्क डन करेंगे। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा 50 जूल, ठीक है, हमें वर्क कितना करना पड़ेगा 50 जूल, ओके। So this is the derivation of work energy theorem. This is the derivation of work. Okay. तो अब देखो उसके बाद क्या है बच्चों, रिलेशन बिटवीन, हम लोग दो चीजों के बीच में रिलेशन देखेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम आप जानते हो उसका सिंबल p होता है, स्मॉल p, ओके, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है ना, मास इनटू वेलोसिटी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, v को इधर ही रहने दो, m इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू p बाई m, ओके। फ्रॉम कहां से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके।
अब v का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। जो भी v का वैल्यू हमें मिला है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, दैट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, v की जगह लिख देंगे p बाई m, तो p बाई m का होल स्क्वायर, ठीक है, p बाई m का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ m p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, स्मॉल p होगा बच्चों, ठीक है, p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आया, p स्क्वायर बाई 2m, ओके। दैट इंप्लाइज हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m। अच्छा 2m को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, दैट इंप्लाइज p स्क्वायर कितना आ जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके बुक में सिंबल सिर्फ k लिखा है, ठीक है, हम k डॉट e लिख रहे हैं, आपके बुक में सिर्फ सिंबल k लिखा है, तो k इंटू 2m, ठीक है, और दैट इज 2km। दैट इंप्लाइज p का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, रूट ओवर ऑफ 2km, रूट ओवर ऑफ 2km और m के जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m, ये एक रिलेशन हो गया, और p इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2mk, ये एक रिलेशन हो गया। तो ये दो रिलेशंस हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। उसके बाद जो है बच्चों वो थ्योरी है, ठीक है, उसके बाद जो है बचा है वो थ्योरी है, तो उसे भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या दिया है, ओके। उसके बाद देखो बच्चों दिया है फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में पहले वो लिखा है, ए बॉडी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक बॉडी 3 तरह के मोशंस एग्जिबिट कर सकता है, एक बॉडी के पास 3 तरह का मोशन पाया जा सकता है। अब मोशन की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी होता है, अब जिस तरह का मोशन होगा उस तरह का काइनेटिक एनर्जी। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा चलना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलना। रोटेटरी मोशन क्या होता है, घूमना, दैट इज रोटेट करना, ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेट करना, क्या करना, वाइब्रेट। तो जब एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि ऐसे मूव कर रहा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसके काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो वो रोटेट कर रहा है, जैसे आपके घर में फैन होता है, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, तो उनके पास कैसा काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उनके पास कैसा काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, जब आप अपने बाईसाइकिल में जो घंटी होता है बच्चों, जब उसे आप दबाते हो, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उस वक्त उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और सिंपली जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी। गिटार के केस में भी आप देख सकते हो, जब गिटार का जो वायर होता है ना, उसे जब आप प्लग करते हो तो वो वाइब्रेट करता है, तो उस वक्त उसके पास कौन सा एनर्जी है बच्चों, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के और भी एग्जांपल्स हैं, एक टॉप, स्पिनिंग टॉप घूम रहा है, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसके पास भी कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हमारा अर्थ जो है वो भी अपने एक्सिस पे घूमता है, तो हमारे अर्थ के पास भी बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तो उसके पास कैसा एनर्जी होगा, दैट इज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक चीज लिखा है, नोट, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ए मूविंग बॉडी में पोजेस either one or more than one form of kinetic energy simultaneously. For example, a rolling ball and a wheel of running bicycle have both translational and rotational kinetic energies simultaneously. वो कह रहा है कि देखो आप लोग स्टैंडर्ड 7 या 8 में पढ़े होंगे मोशन, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, वहां आप लोग एक पढ़े थे कॉम्बिनेशन मोशन, है ना, कॉम्बिनेशन मोशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता था बच्चों ना, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा तरह के मोशंस एग्जिबिट करता था। जैसे जब हमारा साइकिल का व्हील घूमता है, रोटेट करता है, तो आगे भी तो बढ़ता है ना, आगे भी चल रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेटरी मोशन भी है, तो उसके पास दोनों तरह का काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों, ट्रांसलेटरी भी होगा और तुम्हारा रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगा। उसके बाद यहाँ दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन आपको याद होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन और कॉन्फिगरेशन, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स
motion or by virtue of its motion. Okay, potential energy, it is equal to the work done in bringing the body to its changed configuration, है ना. Potential energy हम लोग कैसे define करते थे? The amount of work done in bringing a body from infinity to a point, okay, or changing the position of the body, okay, that is potential energy. The work done in doing that, changing the position or changing the configuration, okay. और काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे स्टार्टिंग में? इट इज इक्वल टू द वर्क दैट ए मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट. एक बॉडी मूव कर रहा है, वो रेस्ट में आने से पहले जितना काम करेगा उसके पास उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा, ऐसा हम कहेंगे. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी का थर्ड पॉइंट में देखो वो क्या लिखता है? इट कैन चेंज ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा चेंज होगा और क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा. और काइनेटिक एनर्जी इट कैन चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म. ठीक है. एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो उस काइनेटिक एनर्जी से सपोज कर लो किसी से जाकर टकरा गया तो साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. और वही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है ना. आपको पता है फ्लोइंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. फ्लोइंग वाटर के पास कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट हो सकता है? काइनेटिक में. ठीक है. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी, है ना. पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता. वेयरएज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी. ठीक है. उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है बच्चों कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. कुछ एग्जांपल्स दिया है यहाँ पर. ठीक है. पहला एग्जांपल दिया है कि एक पत्थर है, वो कुछ हाइट पर रखा गया है. अब जैसे हम उसे रिलीज करते हैं वो क्या मोशन में आ जाता है. जब वो कुछ हाइट पर है बच्चों तो उसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. एंड द मोमेंट आई एम रिलीजिंग इट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो यहाँ पे लिखता क्या है? स्टोन एट ए हाइट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स रेज्ड पोजीशन. व्हेन द स्टोन इज मेड टू फॉल on a nail standing on a wooden piece, the nail begins to penetrate. The reason is that as the stone starts falling, its potential energy begins to change into kinetic energy. The falling stone now has kinetic energy. When it strikes the nail, stone does work on the nail. The kinetic energy of the stone changes into kinetic energy of the nail, due to which the nail moves into the wooden piece. तो वो कह रहा है कि सपोज कर लो एक वुडन पीस है, उसके ऊपर एक नेल है, ऊपर में एक पत्थर है. इस पत्थर के पास पोटेंशियल एनर्जी है. आप उसे छोड़ दोगे, अब वो मूव करता हुआ आएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, नेल से टकराएगा और नेल जो है वो लकड़ी के अंदर, उस वुड के अंदर घुस जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नेल, फॉर विच द नेल पेनेट्रेटेड इनटू द वुड. एंड स्टोन के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? पोटेंशियल एनर्जी था पहले उसके पास, बिकॉज आप स्टोन को ऊपर उठाए थे. आप देखिए होगे हैमर जब हम लोग चलाते हैं, पहले हैमर को ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे लेकर के जाते हैं स्पीड में, और जब वो नेल से टकराता है तो क्या होता है? वो पेनिट्रेट कर जाता है अंदर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाता है और वो अंदर की तरफ मूव करता है. ठीक है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या दिया है देखो. ए वुंड अप watch spring has the elastic potential energy because of its wound up state. As the spring unwinds itself, the potential energy stored in it changes into kinetic energy, which does work in moving the hands of the watch and thus changes into kinetic energy of the hands. ठीक है. आजकल तो बच्चों वो बैटरी वाले घड़ी आते हैं. ये जैसे सपोज कर लो ये घड़ी है मेरा, है ना, ये बैटरी से चलता है. पहले जमाने में जो बच्चों घड़ी आता था वो कैसे चलता था ना? अंदर में एक स्प्रिंग होता था, यहाँ पर एक चाबी, ये जैसे एक चाबी है, ठीक है, की. ओके. उसी तरीके से एक की होता था. जब हम लोग उसे मोड़ते थे ना तो अंदर में स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाता था? कंप्रेस्ड हो जाता था. क्या हो जाता था? कंप्रेस्ड हो जाता था. ठीक है. या फिर एक कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर होता था, स्प्रिंग एक्शन ही होता है उसके पास भी, तो वो कंप्रेस्ड हो जाता था. अब जैसे ही आप चाबी यानी कि की को मोड़ देते थे, फिर छोड़ देते थे, छोड़ने के वक्त क्या होगा ना, वो जो कंप्रेस्ड हो गया था वो अपने आप फिर खुलना स्टार्ट करेगा, अपने आप एक्सपैंड होना स्टार्ट करेगा. और जब वो एक्सपैंड होता था तो हमारे घड़ी में जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड, उनको वो घुमाता था. तो हम क्या किए? हम जब की को मोड़ दिए तो हम उस स्प्रिंग को क्या दे दिए? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे दिए. क्या दे दिए बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे हम की को छोड़ दिए, उसके अंदर भी एनर्जी है, अब वो धीरे धीरे अपने एनर्जी को यूज करेगा, और यूज करके कौन सा काम करेगा ना, वो वॉच के, उस घड़ी के डिफरेंट हैंड्स को, मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो या सेकंड हैंड हो, उनको घुमाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. Okay. When a string of a bow is pulled, some work is done which is stored in the deformed state of the bow in the form of elastic potential energy. On releasing the string, to shoot an arrow, the potential energy of the bow changes into the kinetic energy of the arrow. ठीक है. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास एक बाव है, वो तीर कमान जो होता है ना, वो that is bow क्या बोलते हैं. ठीक है. तो वो हमारे पास है. ओके. उसके पीछे आप देखे होंगे, उसके एक साइड में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक इलास्टिक मटेरियल लगा रहता है, उसे हम लोग खींचते हैं, है ना. जब खींचते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसका शेप एंड साइज चेंज कर रहे हैं.
अच्छा, शेप एंड साइज चेंज करोगे तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब जैसे ही आप उसे खींच दिए, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। जब आप छोड़ोगे, जब व्हेन यू विल रिलीज दैट स्ट्रिंग, व्हाट विल हैपन? द एरो विल स्टार्ट मूविंग अहेड। तो स्ट्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, उस एनर्जी को यूज करके एरो आगे बढ़ा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, उसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर सपोज कर लो आपके पास स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो और उसके ऊपर एक बॉल रख दो, फिर अपने हाथ को हटा लो, आप देखोगे वो स्प्रिंग बॉल को ऊपर फेंक देगा। बिकॉज जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है, और जैसे ही अपना हाथ आप हटाते हो और उसके ऊपर एक बॉल रखने के बाद जब आप अपना हाथ हटाते हो तो वो उस बॉल को ऊपर की तरफ उछाल देता है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। ठीक है, तो उसके बाद क्या है बच्चों? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग तरह के एनर्जी होते हैं, है ना। नेमली नेचर हैज प्रोवाइडेड अस एनर्जी इन वेरियस फॉर्म्स, नेमली सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल, है ना। इस तरीके से बहुत तरह के एनर्जी हैं, बहुत सारे एनर्जीज के बारे में आप लोगों ने भी पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सन से मिलने वाला एनर्जी। सन हम तक एनर्जी पहुंचाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखता है देखो, द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी सन से रेडिएट होता हुआ हम तक पहुंचता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सोलर एनर्जी। Solar energy cannot be put to work directly because it is too diffused and it is not always available uniformly. ठीक है, सोलर एनर्जी को बच्चों हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज रीजन क्या है? सोलर एनर्जी, सन से जो आने वाला एनर्जी वो बहुत बिखरा हुआ रहता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है। कंसंट्रेटेड रहेगा तो एनर्जी का इंटेंसिटी ज्यादा होगा और वो काम कर पाएगा, लेकिन जब बिखर कर एनर्जी अगर बिखर कर आएगा तो फिर वो किसी काम का मतलब उतना काम नहीं कर पाएगा। हम लोग प्रैक्टिकली उससे कोई काम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, बट उसको यूज करके हम दूसरे काम करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प हमें लेना पड़ेगा, कुछ गैजेट्स हमें बनाने पड़ेंगे, कुछ अप्लायंसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे सोलर कुकर आता है, सोलर पैनल आता है, सोलर सेल आता है, ये सब वो अप्लायंसेस हैं, वो गैजेट्स हैं जो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और फिर उससे दूसरे काम वो कर सकते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी डायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकता। सोलर एनर्जी डायरेक्टली हम लोग उसको काम पे नहीं लगा सकते। ओके, तो सोलर पैनल, सोलर फर्नेसेस, सोलर सेल्स एक्सेट्रा हैव बीन इन्वेंटेड टू मेक द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, अब ये सोलर पैनल के बारे में क्या लिखता है देखो, ए सोलर पैनल कंसिस्ट्स ऑफ ए ब्लैक पेंटेड मेटल सरफेस व्हिच एब्जॉर्ब्स द सन एनर्जी एंड हीट्स वाटर इन इट्स कांटेक्ट। तो सोलर पैनल जो है वो किस तरीके से काम करता है ना। सोलर पैनल का जो मतलब बॉडी होता है उसे हम लोग ब्लैक पेंट कर देते हैं, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट ब्लैक कलर इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, है ना। वो हीट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब सूरज का रोशनी, जब सनलाइट पड़ेगा उस ब्लैक सरफेस पे तो वो गर्म होने लगेगा, और उस गर्मी को यूज करके हम लोग वाटर रखे होंगे, उस वाटर को बॉईल कराएंगे। अब वाटर जब बॉईल करेगा बच्चों तो आपको पता है स्टीम निकलता है, और हम चाहेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं और फिर उस स्टीम से अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या है? In a solar furnace, parabolic mirror is used to focus the sun rays on a small area so that a high temperature is achieved. ठीक है, तो सोलर मतलब कुकर जैसे होता है उसी टाइप का ही ये भी होता है। मतलब सोलर फर्नेस वगैरह जो होते हैं इस टाइप का, अगर सपोज कर लो आप समझ पाओगे, इस टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है इस तरह का। तो जो भी सनलाइट आ रहा है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है सपोज कर लो, है ना, वो सारे लाइट रेज को एक जगह पर कंसंट्रेट करा देगा। आप कॉनकेव मिरर पहले ही पढ़ चुके हो। कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट रेज जब आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट करते हैं, तो एनर्जी एक जगह पर एकत्रित हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? कंसंट्रेटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड लाइट एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा काम कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ा सकता है। दस बाय कीपिंग वाटर एट द फोकस, है ना, ऑफ द मिरर। सपोज कर लो मिरर का जो फोकस है वो यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर हम लोग वाटर रख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? वाटर रख देंगे। तो वाटर क्या होने लगेगा बच्चों? बॉयल होने लगेगा। वाटर क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा। ठीक है, और फिर उस बॉइल्ड वाटर को हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर स्टीम से हम लोग टरबाइन्स वगैरह को रोटेट कर सकते हैं, और फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनली आता है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या होते हैं ये आप लोग 9th क्लास में पूरा पढ़े भी थे। सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा था, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो सोलर सेल्स होते क्या हैं? दे आर यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जैसे नॉर्मल डैनियल सेल है ना, ली क्लैंशे सेल है, ये सब केमिकल्स के ऊपर बेस्ड है। उनके अंदर केमिकल स्टोर किया जाता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सोलर सेल क्या होगा? सोलर सेल वो सेल होगा जिसमें सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। These cells are made up of
थिन स्लाइसेस ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, है ना। और ये जो सोलर सेल्स हैं वो किससे बनते हैं बच्चों, ना पतले पतले स्लाइसेस, किसके, ना सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स सच एज सिलिकॉन्स, है ना। सिलिकॉन को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। हाउएवर द एफिशिएंसी, लेकिन फिर भी जो सोलर सेल का एफिशिएंसी है बच्चों वो बहुत कम है। अभी तक मैक्सिमम हम लोग 30% के अराउंड ही सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। यानी कि सोलर एनर्जी 100 जूल दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम 30 जूल का ही मिलेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी कम है, 30% के अराउंड है, जो कि कम ही माना जाएगा। उसके बाद बच्चों दिया है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है ना, जब हम लोग किसी फ्यूल को जलाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और हीट एनर्जी भी काम कर सकता है बच्चों, जैसे कि हीट एनर्जी को यूज करके हम लोग स्टीम इंजन वगैरह रन करते हैं। हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज यूज्ड टू ऑब्टेन वर्क दैट इज मैकेनिकल वर्क, वी रिसीव हीट ऑन द अर्थ डायरेक्टली फ्रॉम सन, ठीक है। अगर फ्यूल आपके पास नहीं है तो हीट एनर्जी हमें सन से भी मिलता है। उसके बाद लाइट एनर्जी, लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच अदर ऑब्जेक्ट्स आर सीन, ठीक है। व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। अगर लाइट एनर्जी नहीं होता तो हम किसी चीज को देख नहीं पाते, है ना। जब लाइट इस मार्कर के ऊपर गिर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख तक आ रहा है, तब हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, है ना। तो लाइट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन, ओके। द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज सन, ऑब्वियसली नेचुरल सोर्स कौन है, सन है, ठीक है। The moon reflects the sunlight at night. Many sources such as fire, burning candle, etc. also give light energy along with heat energy. आप कैंडल जलाओगे वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। आप कोई सा भी फ्यूल जलाते हो तो वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है बच्चों केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है देखो, और फ्यूल एनर्जी भी यहाँ पर उसे कह रहा है। The energy possessed by the fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas is called chemical energy or fuel energy, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी वो स्पेसिफिकली किसे कह रहा है ना, जो प्लांट्स एनिमल्स मर चुके हैं, है ना, उनका डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है वो किसी फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुका है, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब हम लोग उसे यूज करेंगे बच्चों तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। These fuels contain chemical energy stored in them. When fuels are burnt, the chemical energy changes into heat and light energy, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यही वो मतलब फ्यूल्स के पास जो है केमिकल एनर्जी होता है, जब हम लोग उसे जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है वो हीट लाइट में कन्वर्ट, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी यानी कि वाटर के पास जो एनर्जी प्रेजेंट होता है, वाटर के पास दोनों तरह का एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है और काइनेटिक भी हो सकता है। लेकिन हमारे ज्यादातर यूज में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फ्लोइंग वाटर, है ना। वाटर जब फ्लो करता है तब बच्चों वो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रन द टर्बाइंस एंड द टर्बाइन कैन रोटेट द जनरेटर एंड जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एनर्जी है। When two dry bodies are rubbed together, they get charged due to movement of free electrons from one body to the other body, so they possess electrical energy, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप कैसे होता है ना, चार्जेस के फ्लो से, चार्जेस के फ्लो से। जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जिससे निकल कर चला गया वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके पास चला गया वो नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों बॉडीज चार्ज बॉडीज बन जाएंगे और उनके बीच में जो एनर्जी होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे, ओके। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू लॉस इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूक्लियस स्प्लिट हो जा रहा है तो हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिशन हुआ, क्या हुआ, न्यूक्लियर फिशन। और अगर दो एटम के मतलब दो न्यूक्लियस है वो दोनों कंबाइन कर गए तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन। और आइंस्टाइन का इक्वेशन है दैट इज E is equals to mc², है ना। जब भी एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है या फिर दो न्यूक्लियस कंबाइन होकर के एक न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, उस वक्त कुछ मास का लॉस होता है, मास लॉस टेक्स प्लेस, है ना। इन दोनों प्रोसेस में मास लॉस होता है बच्चों, ठीक है। एक प्रोसेस का नाम है फिशन, ठीक है, और एक प्रोसेस का नाम है फ्यूजन, और एक प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। जितना भी मास लॉस हुआ, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द एनर्जी आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्वेशन, इसे एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन जो हमें बताता है कि मास एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, ओके। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी।
The energy released in nuclear disintegrations in the interior of Earth gets stored deep inside the Earth and is called geothermal energy. ठीक है, तो जमीन के अंदर में जो हम लोग जनरली देखते हैं अलग अलग तरह के डिसइंटीग्रेशंस वगैरह होते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जिसकी वजह से आपको पता भी होगा कि हमारे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है. दैट मीन्स अर्थ के अंदर में भी एनर्जी प्रेजेंट है. टेम्परेचर ज्यादा है मतलब हीट प्रेजेंट है ना. ओके, दिस एनर्जी हीट्स अप द अंडरग्राउंड वाटर टू प्रोड्यूस नेचुरल स्टीम. ओके, अंदर ही अंदर में बच्चों पानी भी प्रेजेंट है. हम लोग को पता है जमीन के अंदर में अंडरग्राउंड वाटर भी प्रेजेंट है और जमीन के अंदर में जियोथर्मल एनर्जी भी प्रेजेंट है. उस जियोथर्मल एनर्जी से वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. नेचुरल स्टीम उसे कहते हैं. Sometimes the natural steam may burst out from the surface of earth as hot springs. और कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ जगह पर वो नेचुरल स्टीम जो है वो जमीन को फाड़ करके बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे हम लोग हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, है ना, यानी कि गर्म झरना. ठीक है, स्प्रिंग का मतलब झरना होता है बच्चों, है ना. उसके बाद विंड एनर्जी. तो देखो एयर जब फ्लो करता है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, उसी को तो विंड कहते हैं. ओके, द एनर्जी पोजेस्ड बाय फास्ट मूविंग एयर दैट इज स्टॉर्म इज कॉल्ड द विंड एनर्जी. This energy is used in driving windmill in past. तो windmill हम लोग wind के पास जो एनर्जी है उससे windmill को घुमा सकते हैं, windmill को हम लोग रन कर सकते हैं और windmill से फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद है बच्चों साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी क्या होता है? द वाइब्रेटिंग बॉडी पोजेसेस साउंड एनर्जी, है ना. द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशन इज कॉल्ड साउंड एनर्जी. ठीक है, जब भी वाइब्रेशन, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो मेरे लैरिंग्स हैं वोकल कॉर्ड्स में, वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना. यहाँ जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर में दो पतले पतले कॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, मस्कुलर कॉर्ड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, when the disturbance produced by vibrating body in the atmospheric air layers reaches our ears and produces vibrations in the ear membrane, sound is heard. और साउंड कैसे सुनाई देता है? जब एयर में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, जब वो हमारे कानों में आकर टकराता है, हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाता है, तब जाकर के हम साउंड एनर्जी को सुन पाते हैं. उसके बाद है बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मैग्नेट ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी. तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है वो समझ में आ गया होगा. ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया. इनके पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो लोग को अगर हम लोग क्या करेंगे, जमीन के अंदर गाड़ के रख देंगे कुछ दिनों तक, या फिर किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख देंगे, तो उनके जो एटम्स होते हैं उनका एक अरेंजमेंट हो जाता है, एक तरह का जो चेन होता है वो फॉर्मेशन हो जाता है, जो अलाइनमेंट होता है एटम्स का वो चेंज होता है और वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है. फिर उसके पास एक प्रॉपर्टी डेवलप होता है कि वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे कि आयरन फिलिंग्स यहाँ पर एग्जांपल दिया है. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज द मैग्नेटिक एनर्जी. और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आप लोग 9th में अच्छे से पढ़े थे, है ना. उसके पास भी मैग्नेटिक एनर्जी होता है. दैट इज द एबिलिटी, द टेंडेंसी, द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, फाइनली मैकेनिकल एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़े हैं बच्चों. द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. A body at a height, a moving body, a stretched bow, etc. have the mechanical energy. ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम लोग कह सकते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं. सोलर एनर्जी से स्टार्ट करके मैकेनिकल एनर्जी तक हम लोग थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन सबका देखें. थोड़ा बहुत ही देखना है यहाँ पर, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है. 1-2 मार्क के क्वेश्चंस लेकिन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है बच्चों कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म. ठीक है, आप लोग देखे होंगे हम लोग एनर्जी को हमेशा कन्वर्ट करते रहते हैं. जैसे अभी यहाँ पर जब हम शूटिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शूटिंग तो नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो लाइट जलाए हैं. लाइट को हमने कौन सा एनर्जी, ट्यूबलाइट को हमने कौन सा एनर्जी दिया है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो हमें क्या दे रहा है ना, लाइट एनर्जी. ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है ना. तो हमें अगर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे ना, बाय द हेल्प ऑफ ए डायनामो और ए जनरेटर. जनरेटर को जब आप घुमाओगे बच्चों तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके आपको देगा. ठीक है, उसे डायनामो भी कहते हैं. ठीक है, और अल्टरनेटर भी कहते हैं. ठीक है, इस तरीके से अलग अलग नाम है. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर ऑफ ए डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी. when water falls its potential energy decreases and kinetic energy increases. If the falling water is made to rotate the turbine near the bottom of the dam, the kinetic energy of the water is transferred to the turbine in the form of rotational kinetic energy, due to which it rotates. The turbine rotates the armature of the generator connected to it, and thus the kinetic energy gets transformed into the electrical energy in the generator. तो process वही है.
पानी डैम में स्टोर होकर के है, उसका कुछ हाइट होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब उसे फ्लो करके जब वो नीचे आएगा, हम लोग उसे फ्लो करके नीचे लेकर आएंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, फ्लो कर रहा है, मोशन में। अब वो बहता हुआ पानी, वो मोशन में जो है पानी को जाकर अगर किसी टरबाइन से टकराएगा तो वो टरबाइन घूमने लगेगा। अगर टरबाइन को हम लोग कनेक्ट कर देंगे जनरेटर के साथ तो वो जनरेटर के आर्मेचर को घुमा देगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ ए डायनामो और ए जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग उसे कौन सा एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। वो क्या करता है? पानी को नीचे से खींचकर ऊपर तक ले आता है, हमारे ऊपर में जो टैंक है छत के ऊपर वहां तक पहुंचा देता है ना। तो पानी को ऊपर खींचना है ना, दैट इज ए मैकेनिकल वर्क, दैट इज ए मैकेनिकल वर्क, वो एक मैकेनिकल काम है। तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और मोटर क्या किया? मैकेनिकल वर्क किया। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, जस्ट वन एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें, दूसरे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक अप्लायंस है दैट इज मोटर, उसका हेल्प हम लोग ले सकते हैं। दूसरे और भी एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हीटर, ओवन, गीजर, टोस्टर एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट into the heat energy when current passes through their resistance wire और filament। ठीक है, हीटर आप लोग सब जानते होंगे, हम लोग उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। उसका जो कॉइल होता है, उसका जो एलिमेंट होता है ना, उसे एलिमेंट भी कहते हैं बच्चों, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं करंट फ्लो नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, बहुत कॉलिजन होता है, इतना कॉलिजन होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। आपको पता है जब भी कोई दो चीज टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, और हीटर के वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाते, दैट मींस वो टकराते रहते हैं, कॉलिजन होता रहता है, और वो कॉलिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होगा तो एक डिवाइस हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज थर्मोकपल, दैट इज थर्मोकपल। When two junctions of the different metal are kept at different temperatures, one junction is kept hot while the other cold। तो ये जो थर्मोकपल है, कपल मतलब दो पार्ट्स होंगे उसके, कपल का मतलब ही होता है टू, ओके। तो थर्मोकपल यानी कि हीट एनर्जी पे काम करने वाला, और उसके दो पार्ट्स हैं। एक ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी पे काम करेगा और उसके दो पार्ट्स हैं, थर्मोकपल। थर्मो मींस समथिंग व्हिच वर्क्स ऑन हीट एनर्जी एंड कपल मींस हैज टू डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पर दो क्या हम लोग लेते हैं ना, डिफरेंट मेटल्स, ओके। एक मेटल होगा, उसके नीचे और एक मेटल होगा। ऊपर में जो मेटल होगा उसे सपोज ज्यादा हीट मिल रहा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे में जो मेटल है उसका टेम्परेचर कम है, तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? करंट फ्लो हो सकता है इन ए थर्मोकपल। Thus a thermocouple changes the heat energy supplied at the hot junction into the electrical energy। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। सबके घर में लगभग म्यूजिक सिस्टम होगा, हम लोग उसे क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। होम थिएटर हो, म्यूजिक सिस्टम हो, साउंड बॉक्स हो, कुछ भी हो, हम लोग उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करके देता है? साउंड एनर्जी देता है। A loudspeaker when in use receives electrical energy in the form of electrical signals from the microphone and changes it into the sound energy। In an electric bell when an electric current is passed the electrical energy changes into the sound energy। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए उसके। उसके बाद साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A microphone converts the sound energy into the electrical energy in the form of varying electrical signals। हम लोग माइक्रोफोन पकड़कर ऐसे बोलते हैं, हम लोग माइक्रोफोन को कौन सा एनर्जी दिए? साउंड। माइक्रोफोन उसे कंडक्ट करेगा और भेजेगा किसके पास? साउंड बॉक्स के पास। लेकिन कैसे भेजेगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो वी gave what kind of energy? Sound energy to the microphone. The microphone converted it into electrical signals and sent it to the sound box or the loudspeaker. Then loudspeaker again converted that electrical signal into sound energy and a loud sound is heard। Okay, that is the process। Electrical energy to chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी हम लोग किस तरीके से? इलेक्ट्रोलिसिस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद आपका चार्जिंग ऑफ ए बैटरी है ना, जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम लोग बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज अप हो जाता है और वो केमिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसके बाद केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगेन बैटरी है ना, बैटरी को जब हम लोग यूज करते हैं तो वो हमें क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? केमिकल में। बैटरी को जब हम यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल में। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ओके। यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है, जहां पर क्लोरोफिल जो है वो भी जरूरत है, ठीक है, लेकिन हो तो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में है ना। तो लाइट एनर्जी की वजह से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, तो दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, हेंस लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, बल्ब्स वगैरह जो हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स वगैरह हो गए, है ना, कुछ मतलब लाइट्स वगैरह आते हैं जिनको आप धूप में रख दो वो चार्ज हो जाएंगे, फिर वो ग्लो कर सकते हैं और हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बोला गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स वगैरह जो होते हैं, कुछ बैटरीज ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जैसे सोलर सेल है ना, वो लाइट एनर्जी यूज करता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है ना। उसके बाद हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सबसे अच्छा एग्जांपल है हीट इंजन और स्टीम इंजन, जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं, है ना। अभी पहले जमाने में जो ट्रेन्स वगैरह होते थे उनमें स्टीम इंजन होता था, हम लोग कोयला जलाते थे, है ना, कोयला हीट प्रोड्यूस करता था और उस हीट से मैकेनिकल वर्क होता था, यानी कि ट्रेन जो है वो रन करता था। ओके, तो in the steam engine the chemical energy of coal first changes into heat energy of steam and then the heat energy of steam changes into mechanical energy, वही एग्जांपल दिया गया है। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, यहाँ पर देखो केमिकल एनर्जी हम लोग डिस्कशन किए ही थे, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब के पास केमिकल एनर्जी, जब आप हम लोग उसे जलाते हैं तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है ना, हीट एनर्जी हमें देता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ओके, अगेन मैकेनिकल एनर्जी, जब हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, है ना, गाड़ी में पेट्रोल क्या है, केमिकल है, और उस केमिकल से हमारा गाड़ी चलता है, गाड़ी मूव करता है, गाड़ी के पास मोशन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मोशन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इस तरीके से कन्वर्शन हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं, उसके ऊपर कॉइल वुंड कर देते हैं, वायर को वुंड कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, जब वाटर बहुत हाइट पे होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, जब वो जमीन पर गिरेगा टकराने के वजह से, ड्यू टू कॉलिजन, टकराने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। आप झरने के पास जब जाओगे तो झरने जब पानी गिरता है ऊपर से नीचे तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है झरने में, और साथ ही साथ आप नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर चेक करोगे और ऊपर जो पानी है उसका टेम्परेचर अगर आप मेजर करोगे तो नीचे के पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर के पानी का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नोट में वो क्या लिखा है, whenever mechanical energy changes to other forms it is always in the form of kinetic energy and not in the form of potential energy. The stored potential energy first changes to kinetic energy and then kinetic energy changes into other forms of energy. तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह के होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब एक चीज यहाँ पर यह है कि पोटेंशियल डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल पहले काइनेटिक में कन्वर्ट होगा फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है लेकिन पोटेंशियल डायरेक्टली किसी दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, ओके। उसके बाद और क्या दिया है देखो, while transformation of energy from one form to the other desired form, the entire energy does not changes into desired form, but a part of it changes either to some other undesirable form, usually heat due to friction, or a part is lost to the surrounding due to radiation, which is not useful. The conversion of energy to the undesirable or non-useful form is called dissipation of energy. Simple सा example देखो, हम लोग बल्ब, जब वो जो फिलामेंट वाला बल्ब आता है, हम लोग उसे जलाते क्यों हैं, हम लोग उसे क्यों यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट लाइट, है ना, हमें लाइट चाहिए। लेकिन जब फिलामेंट बल्ब आप जलाओगे, जब उसे यूज करोगे तो आप देखोगे वो फिलामेंट बल्ब गर्म भी हो जाता है। वहां पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, क्या वो यूजफुल हीट एनर्जी है? नो, उस हीट एनर्जी को हम किसी दूसरे काम में नहीं लगाने वाले हैं, है ना, तो वो हीट एनर्जी तो बर्बाद हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दैट इज द टर्म इज नोन एज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ, बल्ब जब हम बल्ब को हम लोग क्या दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गया हीट और लाइट में। लाइट हमारे काम में आया, हीट हमारे काम में नहीं आया। तो जो काम में आया दैट इज यूजफुल कन्वर्शन, एंड जो काम में नहीं आया दैट इज नॉन यूजफुल कन्वर्शन में चला गया वो, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। और since this part of energy is not available to us for any productive purpose, so we call this energy as degraded form of energy. अब क्योंकि ये एनर्जी हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका ग्रेडिंग कैसा होगा, डिग्रेडेड है, ये कोई ग्रेड में नहीं काउंट किया जाएगा, डिग्रेडेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लें। Okay, so this is all about your exercise 2B. In the next class we will study about 2C, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज पूरा थियोरिटिकल है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेराइवेशंस वगैरह हम लोग देखे, उसके बाद पूरा थ्योरी ही था। तो होपफुली आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट्स बना लेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स है ना, और बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सिंसियरिटी
दिखाना तो पड़ेगा ही, है ना। स्कूल में आप लोगों के पढ़ाई चल ही रहा होगा बच्चों, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जितना हम लोगों से हो सके हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करें। संतोष सर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। होपफुली आप लोग सारी वीडियोस देख रहे होंगे। जो भी डाउट्स निकलता है बच्चों, आप लोग 10th में हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू क्लियर इट as soon as possible. Thank you and have a nice day.